जनादेश में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं और वहाँ भी आंकड़े थोड़ा सा ऊपर नीचे होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो इस समय देश की सबसे महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूंसी है बनारस, वहाँ हमारे संवाददाता राहुल जुड़े, उनसे एक सवाल लेके फिर अभिषेक के पास सीधे चलते हैं। राहुल, बनारस में आप नज़र बनाए हुए हैं, अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कितने हज़ार वोटों से या कितने लाख वोटों से आगे चल रहे हैं अजय राय से? सर मैं बता दूं कि 9 राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है और अभी पीएम मोदी 63,000 मतों से आगे हैं, जबकि शुरुआती 2 राउंड की जब गिनती पूरी हुई थी उस दौरान कांटे की टक्कर नजर आ रही थी और कुछ 100 वोटों से आगे अजय राय चल रहे थे। हालांकि अजय राय और पीएम मोदी में शुरुआत में टक्कर देखी गई, लेकिन अभी 9वें राउंड तक एक तरफा मुकाबला चल रहा है और 63,083 मतों से पीएम मोदी आगे चल रहे हैं। हालांकि ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि तकरीबन 3 लाख से ज्यादा मतों से पीएम मोदी यहां चुनाव जीतेंगे, जबकि बीजेपी का ऐसा अनुमान था कि पीएम मोदी यहां एक बार फिर 6 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन फिलहाल 6 लाख से ज्यादा जो मत से जीतने का लक्ष्य था बीजेपी का, वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा है और पीएम मोदी अभी फिलहाल 63,083 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। और वहीं बसपा के कैंडिडेट की बात करें, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं। महेंद्र नाथ पांडे की जो सीट है वो प्रधानमंत्री जी के ठीक बगल की सीट है और उसके ठीक बगल की सीट गाजीपुर की है। चंदौली में क्या हालात हैं? सर देखिए, अगर चंदौली की बात की जाए तो दोनों ही दलों में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी और महेंद्र नाथ पांडे में कांटे की टक्कर चल रही है। कभी महेंद्र नाथ पांडे आगे चल रहे हैं तो कभी जो बीरेंद्र सिंह हैं वो आगे चल रहे हैं। दोनों में ही कांटे की टक्कर चल रही है। हालांकि जब 6 राउंड की गिनती पूरी हुई थी तो उस दौरान महेंद्र नाथ पांडे कुछ समय के लिए आगे हुए थे, लेकिन अभी जो पता चला है कि एक बार फिर से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी धीरे धीरे बढ़त बनाते दिख रहे हैं। लेकिन फिलहाल जब वहां 8वें राउंड की गिनती पूरी हो जाएगी तो ये देखने वाली बात होगी कि कौन वहां आगे चलता है। वहीं अगर गाजीपुर की बात की जाए तो 13,000 मतों से आगे चल रहे हैं सपा के कैंडिडेट अफजाल अंसारी, जबकि एक समय ऐसा आया जब भाजपा के कैंडिडेट कुछ 100 वोटों से 132 या 35 वोटों से आगे हुए थे, लेकिन उसके बाद लगातार अफजाल अंसारी लीड लेते दिख रहे हैं और आगे चल रहे हैं। वहीं अगर बलिया लोकसभा की बात करें तो बलिया लोकसभा से भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और लेकिन वहां फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वहां भी इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सनातन पांडे फिलहाल कुछ हजार वोटों से आगे चल रहे हैं। इस बीच में खबर आ रही है कि पीएम मोदी 65,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सीट सबसे ज़्यादा सुरक्षित सीट है, उस पर ज़्यादा सोचने और जानने की ज़रूरत है नहीं। चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, महाराष्ट्र में श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और कह सकते हैं कि पूरे देश में राजनीति की अगर प्रयोग स्थली अगर किसी प्रदेश को माना जाए तो महाराष्ट्र को ही माना जाना चाहिए। जितना वहाँ पे तोड़फोड़ हुआ, सत्ता में परिवर्तन हुआ, 2020 में चुनाव हुए, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से विट्रे किया, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ जाके सरकार बनाते हैं, फिर वहाँ अजीत दादा पवार जिस तरीके से अपना पाला बदलते हैं, फिर पाले में वापस आते हैं, फिर पाला बदलते हैं, भयंकर प्रयोग हुआ। इस चर्निंग में क्या कुछ बदल गया महाराष्ट्र में और क्या दिख रहा है? बिल्कुल उपेंद्र जी, 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई थी उसके बाद से 5 साल के दौरान इतने प्रयोग हुए महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में इतने प्रयोग नहीं हुए हैं। 2 बड़ी पार्टियां वो टूट गई और टूटने के बाद अलग अलग हो गई और जो जिसने पार्टी बनाई थी वो पार्टी का सेकेंडरी पार्ट हो गया, पार्टी किसी दूसरे के पास चली गई, चाहे एनसीपी हो या शिवसेना हो। अब जब रिजल्ट जो आ रहे हैं, जो इस तरीके के ट्रेंड्स आ रहे हैं, ट्रेंड्स में कहीं ना कहीं जनता को ये अच्छा नहीं लग रहा है। खास करके अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 6 लोकसभा सीटें हैं। 6 लोकसभा सीटों में सिर्फ 2 पर ही बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। एक पे बीजेपी और दूसरे पे शिवसेना शिंदे ग्रुप के। बाकी 4 सीटों पर अब तक पीछे हैं। हालांकि ट्रेलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो पीछे चल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ज़रूर बीजेपी के लिए एक नुकसान है। पूरे महाराष्ट्र भर की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र भर में भी अजीत पवार वर्सेस शरद पवार की जो सीट थी, खास करके बारामती, वहां पर भी सुप्रिया सुले जिस तरीके से लीड कर रही हैं 17-18 हज़ार वोट से, वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है अजीत पवार के लिए। अजीत पवार ने 4 सीटें ली थी महाराष्ट्र के भीतर अलायंस में, लेकिन 4 की चारों सीटों पर वो पीछे चल रहे हैं। तो ये बताइए अभिषेक, महाराष्ट्र में जो डेटा मेरे सामने है, आपको क्या लग रहा है? मतलब इंडिविजुअल बीजेपी का महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है
या अलायंस के जो कैंडिडेट्स हैं, अलायंस की जो पार्टीज हैं, उनके बदलने के कारण ओवरऑल एनडीए को नुकसान हुआ है? देखिए, बिल्कुल ओवरऑल एनडीए को नुकसान हुआ है। इंडिविजुअली बात करें तो बीजेपी की जो सिटिंग सीट्स थी वो भी जाते हुए दिख रही है। उसके पीछे दो रीजन है, जो आपने पहले भी कहा कि लगातार जिन्होंने प्रत्याशी बदले और प्रत्याशी वहां का स्थानीय न देकर तीसरे जिले से, चौथे जिले से उठा के प्रत्याशी दे दिया। मुंबई में जैसे वर्षा गायकवाड़ के सामने जलगांव से बुला करके उज्जवल निकम को प्रत्याशी बना दिया, वहां पर कांटे की टक्कर हो गई है। दूसरी जगहों पर इसी तरीके के कुछ सिचुएशन और हालात नजर आ रहे हैं, जहां पर दूसरी जगह के प्रत्याशी को दूसरी जगह दे दिया गया। अगर विदर्भ की बात करें, अगर हम विभाग वाइज बात करें तो विदर्भ में अमरावती से रवि राणा की पत्नी जो हैं नवनीत कौर राणा, वो पीछे चल रही हैं, जबकि बीजेपी ने उन्हें अपने पास लिया था। वो निर्दलीय सांसद थी, अपने पास लिया और उसके बाद टिकट दिया। उन्हें भरोसा था कि जीतेंगी, लेकिन वहां पार्टी के जो कैडर वोट्स थे वही कहीं न कहीं अंदर से बगावत के मूड में आ गए नवनीत राणा के खिलाफ। वहां पर स्थिति डैमेज हो गई है। नांदेड़ की बात करें, नांदेड़ अशोक चौहान का गढ़ है, वहां पर अशोक चौहान का दबदबा है। अशोक चौहान को कांग्रेस से तोड़ करके बीजेपी लाई अपने पास, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ बीजेपी की कड़ी टक्कर है। कांग्रेस का प्रत्याशी कुछ सौ वोटों से आगे चल रहा था अभी तक के लीडिंग में। पंकजा मुंडे चौथे राउंड में भी पीछे चल रही हैं बीड़ से, वो है। नारायण राणे की बात करें तो नारायण राणे केंद्रीय मंत्री रहे हैं 5 साल, वो फिलहाल कुछ सौ वोट से आगे हैं, 1100 या 1200 वोट से आगे चल रहे थे, वो भी बहुत बड़ी लीड नहीं है। अगर नितिन गडकरी की बात करें तो नितिन गडकरी, अभिषेक आप हमारे साथ बने रहिए। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता आरपी सिंह जी हैं, उनकी एक छोटी सी बाइट आई है, सुन अभी हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि और जरा 2 घंटे वेट करेंगे। परंतु पंजाब में जो मेरी चिंता है वो खदूर साहब और फरीदकोट की है, जहाँ पर जो जानकारी मिल रही है कि बेअंत सिंह जिसने मिसेस गांधी की हत्या करी थी, उसका लड़का सरबजीत सिंह और अमृतपाल सिंह कुछ आगे दिखते हैं कभी कभी बीच बीच में। तो ये रिजल्ट जरा ऐसे हैं जिसको लेकर थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। ये अपसेट करने वाले हैं अगर ऐसा कुछ होता है? ये देश को अपसेट करने वाले रिजल्ट होंगे अगर ऐसा कुछ। आरपी सिंह जी को आप लोगों ने सुना। अभिषेक के पास वापस चलते हैं। बीच बीच की ये सारी बाइट्स भी बड़ी दिलचस्प हैं, इनको भी सुनते रहना है और अपने दर्शकों को ये बताते रहना है कि भारतीय जनता पार्टी हो या इंडिया अलायंस हो या एनडीए के जो घटक दल हों, वो इतने राउंड की 9-10 राउंड की काउंटिंग के बाद उनके मन की क्या चिंताएं हैं और वो कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, ये भी देखना आज बड़ा दिलचस्प रहेगा पूरे दिन। तो अभिषेक, जो आप बता रहे थे कि नवनीत राणा जो निर्दल चुनाव लड़ती थी तो जीत जाती थी, शायद 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं या ये तीसरी बार उनका है? एक बार जीत चुकी है। एक बार चुनाव जीती थी। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। अभी जो बम्बई की जो सिचुएशन है, 7 सीटें वहां पर है। एक बार माया नगरी मुंबई का एनालिसिस बताइए कि वहां पे पीयूष गोयल जी तो आगे चल रहे थे, जैसा कि मैं स्क्रीन पे देख भी रहा हूं, लेकिन बाकी जैसे वर्षा गायकवाड़ के सामने उज्जवल निकम आए, अरविंद सावंत के सामने यामिनी जाधव आई, और जो बाकी वहाँ पे मुलुंड और थाने के अगल बगल जो लगी हुई सीटें हैं, उनके क्या हालात हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है? उपेंद्र जी, मुंबई की बात करें तो 6 सीटें हैं। अगर आसपास की एमएमआर रीजन को मिला दें तो कुल 8 सीटें हो जाती, 8 से 9 सीटें, जिसमें फिलहाल 6 सीटें जो मुंबई की हैं उसमें सिर्फ महायुति यानी जो एनडीए अलायंस है उसमें 2 में सिर्फ लीड पर है। उसमें 1 सीट है रविंद्र वायकर की, उत्तर पश्चिम की सीट है, जिसमें कुछ सौ वोट से रविंद्र वायकर अभी आगे चल रहे हैं। दूसरी सीट पीयूष गोयल की है, जिसमें अच्छा खासा अंतर है और पीयूष गोयल का जीतना करीब करीब तय माना जा रहा है। लेकिन अगर दूसरी सीटों पर बात करें तो साउथ मुंबई से अरविंद सावंत को फिर से लोगों ने मत दिया है, क्योंकि चूंकि यामिनी जाधव एक एमएलए थी भायखला से, लेकिन उनको जिस तरीके से यहाँ पर लाया गया और बीजेपी के कुछ नेता उनके ऊपर लगातार करप्शन का आरोप लगा रहे थे, उसके बाद यहाँ से चूंकि बीजेपी के कैडर को प्रचार करना था तो उस तरीके से उन्होंने प्रचार नहीं किया जितना अग्रेसिवली करना चाहिए था। अगर बात करें उज्जवल निकम की, तो उज्जवल निकम की जो सीट है वहाँ पर पूनम महाजन को नहीं दिया गया, काट दिया गया टिकट, क्योंकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। वहाँ से उज्जवल निकम को लाया गया। उज्जवल निकम स्थानीय नहीं होने की वजह से वहाँ का लोकल कनेक्ट नहीं रहा और खास करके मुस्लिम बाहुल्य इलाके जो वहाँ पर हैं वो पूरी तरीके से क्लीन स्वीप किए हैं। वो अभिषेक, एक सवाल आपसे और लेना चाहूँगा।
इस बार जैसे मैंने व्यक्तिगत रूप से ये नोटिस किया, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने सीटों का बंटवारा किया, आपकी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने साथियों में पॉलिटिकली आपको बहुत करेक्ट मानता हूँ। आपको नहीं लगता कि इस बार सीटों के बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी ने या तो पहले से बहुत गहरा रिसर्च नहीं किया, या तो सीटों के बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास इतना बड़ा था कि हम किसी को भी जिता के ले आ सकते हैं? आपको नहीं लगता कि सीटों के बंटवारे में कुछ न कुछ थोड़ा सा संतुलन नहीं रहा, या सही मतलब जो कैंडिडेट्स हैं उनका चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई? इसका भी खामियाजा जो ये रिजल्ट स्क्रीन पे दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल उपेंद्र जी, पूरे देश भर का अगर ओवरऑल एनालिसिस करें, आप जिस तरीके से कह रहे हैं उस पर मैं और चीजें जोड़ना चाहता हूं कि बीजेपी ने पीएम के चेहरे को ये माना कि लोगों के लिए ट्रम्प कार्ड है, हम किसी को भी भेजेंगे, प्रधानमंत्री के चेहरे पर वो चुन के आएगा। दूसरा, वहाँ के जो अभी तक बीजेपी जो करती थी, जो आरएसएस के साथ कोलैबोरेशन में, वो जातिगत समीकरण को हमेशा ध्यान रखती थी कि किस तरीके से जातिगत समीकरण को उसमें साधा जाए। लेकिन इस बार कुछ इसी तरीके से है। उत्तर प्रदेश की एक सीट है, भदोही लोकसभा सीट, वहाँ पर टीएमसी का कैंडिडेट बहुत कट टू कट मार्जिन से पीछे चल रहा है। यानी पश्चिम बंगाल की सीट का पार्टी का आदमी ललितेश प्रति त्रिपाठी भदोही लोकसभा सीट से बीजेपी के साथ कट टू कट फाइट में है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो चूंकि एकनाथ शिंदे को बचाए रखना था, इसलिए एकनाथ शिंदे के पास उस तरीके सा कैंडिडेट न होने के बाद भी उनको 15-16 सीटें छोड़ दी गई। और खासा केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व को कहा कि एकनाथ शिंदे को सीटें दीजिए क्योंकि हमारे पास अलायंस पार्टनर कम बचे हैं। यानी कहीं ना कहीं अलायंस को बटाने के लिए बीजेपी ने सेक्रीफाइस किया, उसका नुकसान हो रहा है। आपने जो नाम लिया कि आरएसएस और बीजेपी मिल करके सारे जातीय समीकरण को देखते हुए कैंडिडेट उतारते थे और आरएसएस की भी उसमें काफ़ी सह होती थी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पूरे देश भर से आवाज़ आ रही है कि इस बार आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मिला करके अपने सधे हुए कदम जैसे वो चलते थे, इस बार थोड़ा आरएसएस से उन्होंने दूरी बना ली और उन्होंने कहा कि हम अकेले सक्षम हैं चुनाव लड़ने के लिए, हमें आरएसएस की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। इस बात में कितना दम है? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की तुलना अगर हम करें तो बीजेपी में कार्यकर्ता बचे थे, क्योंकि आरएसएस का जो कैडर था जो पोलिंग बूथ तक कार्यकर्ताओं को लेकर जाता था। कांग्रेस के पास सिर्फ नेता बचे थे, कार्यकर्ता और इस तरीके का कैडर जो है वो समाप्त हो चुका था। इसलिए कांग्रेस लगातार नीचे गई। पिछले 5 सालों में जिस तरीके से आरएसएस को बीजेपी ने इग्नोर किया, हर तरीके के पार्टी संगठन में भी अगर बात करें तो आरएसएस का जो संगठन मंत्री होता था वो एक महत्वपूर्ण पद होता था, लेकिन इस बार उसको भी नज़रअंदाज पूरी तरीके से किया गया, चाहे प्रदेश की तरफ से हो या जिले स्तर पे हो। उसकी वजह यह है कि जो कार्यकर्ता पोलिंग बूथ तक लोगों को लेकर जाता था उस तरीके का रुचि नहीं दिखा वहाँ पर। अब बीजेपी में भी लोग फोटो और सेल्फी के चक्कर में जो कैडर पॉलिटिक्स होती है वो कैडर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं भूलते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि जो वोटर्स जिन्होंने धूप में ये सोचा कि मुझे नहीं जाना है, अगर आरएसएस का होता या बजरंग दल के कार्यकर्ता होते, जो सहयोगी संगठन है, वो उनको घर से लेकर जाते, बाइक पर ले जाते और वोट करा के लेके आते, लेकिन वो ऐसा नहीं दिखा। इसीलिए पूरे देश भर में अगर आप देखेंगे तो जो अपर कास्ट वोट्स है, जिनको बीजेपी ये मानती है कि 100% वो उनके साथ है, वो फिलहाल नहीं होता हुआ दिखा। और उसमें भी वोटों की काफ़ी तौर पर छटनी हुई, क्योंकि इंडिया अलायंस ने जहाँ जहाँ पर भी कैंडिडेट दिए, जैसे पीयूष गोयल की सीट अगर उत्तर मुंबई की देखें तो वहाँ पर एक मराठी कैंडिडेट को उतार करके पीयूष गोयल के लिए जो लीड था, जिसको वो मान रहे थे 4 लाख 5 लाख से जीतेंगे, उस लीड को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। प्रधानमंत्री के खुद के गृह जनपद की जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ की अगर बात करें तो अजय राय एक कद्दावर नेता थे, लगातार लड़ रहे थे, वहाँ से उनको दे करके कहीं ना कहीं लीड कम करने की कोशिश की। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ सुधीर मुनगंटीवार चंद्रपुर से एक बड़े कद्दावर नेता थे, लेकिन फिलहाल वो 20-25 हजार वोट से पीछे चल रहे हैं रविंद्र धन। और वहाँ पर जिस तरीके से प्रतिभा धानोरकर चुनावी मैदान में पहली बार उतरी और वो 20-25 हजार वोट से आगे चल रही हैं, तो निश्चित तौर पर जो कैडर पॉलिटिक्स बीजेपी करती आ रही थी, 5 साल में कैडर को इग्नोर किया गया।
पार्टी को हाईजैक करने के लिए बाहरी नेताओं ने जिस तरीके से कब्जा किया, जो कैडर जो कार्यकर्ता था उसको इग्नोर किया गया। इसलिए शायद कैडर कार्यकर्ताओं ने जितनी रुचि लेनी चाहिए थी वो रुचि नहीं दिखाई और उसका अभिषेक आप बने रहिए हमारे साथ। अभी इलाहाबाद चलते हैं। अनम फातिमा हमारी साथी जुड़ी हुई हैं और अनम फातिमा ने इस पूरे चुनाव में बहुत अच्छा काम किया। अनम, ये बताइए, आपका पब्लिक इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। एक लाइन में बताइए कि वहाँ कौन चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है, नीरज त्रिपाठी या उज्जवल रमन सिंह? जैसे कि कहा जाता है कट थ्रोट कंपटीशन, तो हम तो कहेंगे कि इलाहाबाद में जो है वो कट थ्रोट कंपटीशन यहाँ पे चल रहा है और कांटे की टक्कर है यहाँ पर फिलहाल। तो जो अभी यहाँ पे 5 राउंड हो चुके हैं और यहाँ पे 2 सीटें लोकसभा की, एक इलाहाबाद लोकसभा सीट और फूलपुर लोकसभा सीट है। अगर हम 5वें राउंड की बात करें यहाँ पे, तो इलाहाबाद लोकसभा सीट से नीरज त्रिपाठी जो हैं वो आगे चल रहे हैं और अगर हम फूलपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ के जो सपा के प्रत्याशी हैं अमरनाथ मौर्य, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। कट थ्रोट कंपटीशन, यहाँ उतार चढ़ाव हमें पिछले 4 राउंड में देखने को यहाँ पर मिला है। तो एक बड़ी खबर आ चुकी है कि जो है गांधीनगर से अमित शाह जी चुनाव जीत गए हैं। हो सकता है पूरा रिजल्ट ना आया हो, लेकिन इतना मार्जिन आगे निकल चुका है कि जो उनके सामने होंगे उन्होंने पहले ही मान लिया होगा और हम लोग भी इस बात को मान सकते हैं। आंकड़ा क्या है अभी स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन गांधीनगर से जो है भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह चुनाव जीत गए हैं। आगे बढ़ते हैं और सीधे चलते हैं। आई थिंक अरविंद शर्मा हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। अरविंद। उपेंद्र जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से चुनाव जीत चुके हैं। जो उनके सामने प्रत्याशी थी सोनलबेन पटेल, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है और केंद्रीय गृह मंत्री को बधाई दे दी है। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला, चूंकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो 2 लाख वोटों से अधिक संख्या से आगे चल रहे हैं और उनके सामने जो अरविंद एक सवाल, पुरुषोत्तम रूपाला जी का नाम लिया तो मेरे जहन में आया, जो पुरुषोत्तम रूपाला जी के बयान को लेकर के जो गुजरात के सारे क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से उबाल में आ गए थे। वहाँ पे एक बड़ा आंदोलन सा खड़ा हो गया था और उसका असर पूरे देश पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसको खुद गृह मंत्री ने बैठ के बातचीत करके हल करने की कोशिश की थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था। मैंने उनकी बाइट खुद सुनी थी कि अब वो मसला नहीं रहा, हम लोगों ने बैठ के बातचीत कर ली है। तो इस पूरे मसले का गुजरात पे कुछ असर रहा या वो मसला पूरी तरह से गृह मंत्री के हाथ लगाने के बाद ठीक हो गया और उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला, या चीज़ें समाप्त हो गई, जिससे पुरुषोत्तम रूपाला अगर इतना वोटों से आगे चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है परिणाम भी दिख रहा है उस तरीके से। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, क्षत्रिय आंदोलन का राज्य में फिलहाल तो असर दिखाई दे रहा है। राज्य में अभी तक भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों पर आगे चल रही है या जीतने के कगार पर है, जिसमें से 8 सीटें ऐसी हैं जो 2 लाख से अधिक आगे चल रही है और 2 सीटें ऐसी हैं जिनमें 5 लाख के आसपास का मुकाबला चल रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री 5 लाख से अधिक वोट हासिल कर चुके हैं। और अगर हम बात करें तो क्षत्रिय आंदोलन का साया 5 सीटों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर क्षत्रियों की अच्छी खासी तादाद थी। उन सीटों में जामनगर सीट शामिल है, साबरकाठा सीट शामिल है, पाटन शामिल है, इसके अलावा जूनागढ़ और बनासकाठा सीट शामिल है। और इन 5 सीटों पर इस समय जो मुकाबला दिखाई दे रहा है वो कड़ा दिखाई दे रहा है। कभी 1000 से कांग्रेस आगे होती है तो कभी 2000 से बीजेपी आगे होती है। तो 5 सीटों पर एक कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। इसलिए इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि क्षत्रिय आंदोलन का गुजरात में असर नहीं हुआ। क्षत्रिय आंदोलन का बाकायदा असर हुआ और व्यापक तौर पर असर हुआ है और उसका असर दिखाई दे रहा है कि अभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिल रही है। जैसे हम पाटन की बात करें तो कांग्रेस अभी 15,000 वोटों से आगे चल रही है। बनासकाठा में भी कमोबेश यही हालात हैं, जामनगर में भी यही हालात हैं, साबरकाठा में भी इस समय यही हालात हैं। यहाँ कड़ी टक्कर देखी जा रही है और रिजल्ट क्या होगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन यहाँ मुकाबला रोमांचक है और जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि इन इलाकों में क्षत्रिय आंदोलन का साया नजर आ रहा है। बिल्कुल। अभी के जो आंकड़े हैं अरविंद, वहाँ पे गुजरात में, चूँकि आप वहाँ पे लगातार चुनाव कवर कर रहे थे, ग्राउंड पे क्या दिख रहा था कि कांग्रेस अपना जनाधार वापस पाती हुई दिख रही है या बीजेपी अभी भी पूरे तरीके से गुजरात में उतनी ही मजबूत है जितना पिछले करीब 1995 से देखा जाए और अभी तक, चूँकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपना सत्ता पे
कब्जा बनाए हुए है, वहाँ पे मजबूती से अपना पैर जमाए हुए है। कांग्रेस मुझे लगता है कि इस बार उसका वोट शेयर बढ़ेगा। इस लोकसभा चुनाव में 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस बैकफुट पर आई थी। 2017 में कांग्रेस अच्छी स्थिति में आई थी और इस समय के जो समीकरण है लोकसभा चुनाव का जो वोटिंग दिख रहा है तो उसमें कांग्रेस को जरूर इजाफा होगा, वोट परसेंटेज में इजाफा जरूर होगा। और अब सीटों का जहां तक सवाल है तो 5 सीटों पर अभी कांटे की टक्कर चल रही है, तो कांग्रेस का जनाधार थोड़ा बहुत जरूर बढ़ेगा, कांग्रेस को फायदा। अरविंद धन्यवाद। हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं, अखिल चौधरी जी और अविनाश जी। रत्नाकर जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। रत्नाकर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो एग्जिट पोल आए थे, रिजल्ट उसको सपोर्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल जब 1 तारीख की शाम को आए, हम लोगों ने भी एग्जिट पोल में कुछ ऐसा ही दिखाया जैसा नियर बाई बाकी चैनलों ने दिखाया था, लेकिन एग्जिट पोल जो रिजल्ट को सहयोग करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। जी उपेंद्र जी, निश्चित तौर पे जो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए अप्रत्याशित तो है ही, और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा हिट जो देखने को मिल रहा है वो हमें उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, जहां पे जो है उम्मीद हम करके चल रहे थे कि हम 70 सीटों के करीब जो है हमारा जो आंकड़ा था वो 70 प्लस जो है आएंगे, लेकिन रिजल्ट जो है वो उल्टा दिख रहा है। और सारे समीकरण बाकी के राज्यों में अगर देख लीजिएगा, अगर साउथ में हम अपना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी के राज्यों में मध्य प्रदेश में भी अगर देखिए, छत्तीसगढ़ में भी अगर देखिए तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। हमारे मेट्रो एडिटर केएम शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केएम, आप अनुभवी पत्रकार हैं और काफ़ी अरसा हो गया आपको जर्नलिज्म में। ओवरऑल एक एनालिसिस मैं आपसे चाहूँगा, क्योंकि आप स्टूडियो में नहीं हैं, लेकिन एक ओवरऑल पूरा पिक्चर और पूरा पैकेज दीजिए कि एग्जिट पोल वर्सेज रियल रिजल्ट, दोनों में इतना फासला क्यों दिखाई दे रहा है? उपेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से मैं कहूं तो शांति है। चुनाव के बाद इतनी शांति आमतौर पे देखी नहीं जाती है, लेकिन जब मैं इनके कंट्रोल रूम में गया और लोगों से बातचीत की तो 3 मुद्दों की बात हो रही थी कि बीजेपी के पक्ष में जो मुद्दा था वो सिर्फ मोदी, उसके बाद महिला और राशन, लेकिन जो हमारे खिलाफ मतलब बीजेपी के खिलाफ जो मुद्दा गया उसमें मुसलमान, महंगाई और बेरोजगारी। मुसलमान, महंगाई और बेरोजगारी को पढ़ने में इनसे चूक हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने एग्जिट पोल में अपनी बातें कुछ और कही लेकिन वोट कहीं पर और दिया। तो भारतीय जनता पार्टी मतलब उनकी स्थिति ये है कि जीत तो गए हैं, सरकार उनकी बनेगी, लेकिन उल्लास जो है वो काफ़ी कम हो गया है और पार्टी इस बात को लेकर सदमे में है कि आखिर आगे इतना वोकल होकर उनके कार्यकर्ता जो बोलते थे वो लोगों के बीच में अब क्या कहेंगे। तो जो आपने कहा कि महिला, राशन और मोदी, ये 3 मुद्दे कंट्रोल रूम में डिस्कस हो रहे थे, तो जो एक सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर, जिसको प्रधानमंत्री ने हर जगह बोला कि ये राम द्रोही हैं जो लोग राम मंदिर के इनाग्रेशन में या उसके लोकार्पण के समय मतलब न्योता जाने के बाद भी उन्होंने ठुकरा दिया। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कतार में लगे हुए लोग जय श्री राम करके नारे दे रहे थे और वोट देने के लिए जा रहे थे। हिंदू के दिमाग में, सनातन के दिमाग में राम लार्जर देन लाइफ हैं, राम उनके अस्तित्व से बड़े हैं, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा कैसे काम नहीं कर पाया? उपेंद्र जी, आपको याद है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मैं और आप दोनों बैठे हुए थे, तो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की 60 सीटें कम होंगी। आप थे और उन्होंने उस बात को नकार दिया था। राम मंदिर का मुद्दा जिस तरीके से हाइप दिया गया, जितने माइनॉरिटी के वोट थे वो कंसोलिडेट हो गए, और जो राम के नाम पे जो कहते थे कि राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो इस ओवर कॉन्फिडेंस पे वोट डाले नहीं गए कि बीजेपी तो जीत ही जाएगी। हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे और आपने एक सवाल बहुत अच्छा पूछा, इस इलेक्शन में आरएसएस और बीजेपी के बीच में कोऑर्डिनेशन की काफ़ी कमी रही, और यूँ मान ले कि आरएसएस को एक तरीके से बीजेपी ने हाशिए पे डाल दिया था, तो उसका नतीजा सीधे सीधे रिजल्ट में दिख रहा है जो एग्जिट पोल में नहीं दिखा था। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मुझे अभी ध्यान आ रहा है, पवन सेंगर मुझे लगता है मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल। पवन, मैं जो पूर्वांचल की सारी सीटें हैं उनके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ आपसे लेना चाहूँगा कि जो पूर्वांचल जो काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है, जिसमें जहाँ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं वहाँ से, और पूर्वांचल में कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा बढ़त के साथ
मतलब अपनी जीत दर्ज कराती रही है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही है। बीजेपी का काडर भी वहाँ बड़ा मजबूत है, लेकिन पूर्वांचल में अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है, जैसे गाजीपुर में भी, बलिया में भी, रॉबर्ट्सगंज में भी, मिर्ज़ापुर में भी, देवरिया में भी, महाराजगंज में भी, गोरखपुर में रवि किशन जी आगे चल रहे हैं और वो चुनाव जीतेंगे भी। लेकिन ये जो बाकी जो सीटें दिखाई दे रही हैं, घोसी में, मैं घोसी के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि वहाँ अरविंद राजभर की राजीव राय के सामने क्या सिचुएशन है? देखिए उपेंद्र जी, अगर पूर्वांचल की आप बात करेंगे तो वहां पे राजनीति मुखर होकर के की जाती है और हर चट्टी चौराहे पे लोग देश बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। दूसरी तरफ जब जाएंगे, जो राम मंदिर फैक्टर की बात की जा रही है, तो राम मंदिर का फैक्टर ये है कि जो मार्जिन वोट बैंक है वो आपको बहुत कम दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए गठबंधन। गाजीपुर की आप बात करेंगे, बलिया की बात करेंगे, घोसी की बात करेंगे या रॉबर्ट्सगंज की बात करेंगे, तो वहां पे जो मार्जिन वोट बैंक है वो 10,000 के आसपास है। यानी किसी भी राउंड के काउंटिंग में उसको कोई पार्टी कवर कर सकती है। ये इंपैक्ट है राम मंदिर का और राजनीति का, और खासतौर से जिन बड़े चेहरों की आप बात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, योगी आदित्यनाथ की, तो ये इंपैक्ट है कि 12 बजे से ज्यादा का वक्त हो रहा है, लेकिन जो वोट बैंक है, जो वोटों की गिनती है, वो 10,000 से ज्यादा की मार्जिन लिए हुए नहीं दिखाई दे रही है। केवल एक सीट जो प्रवीण निषाद हैं वो वहां पे पीछे चल रहे हैं तकरीबन 51,000 वोटों से। वो सबसे ज्यादा बड़ा मार्जिन है पूरे पूर्वांचल के। अगर सिनारियो से आप देखेंगे तो बाकी जगह पे 10,000 से कम या 11,000 के करीब है, जो आने वाले समय में 12 राउंड के बाद आपको दिखेगा, उलटफेर होते हुए दिखाई देगा। दूसरी तरफ पहली बार ऐसा हुआ है कि जो MY फैक्टर था उसके साथ इंडिया गठबंधन ने और जातियों को जोड़ने में सफलता हासिल की है। और पवन, बीच में आपको रोक रहा हूं, एक बुरी खबर यह भी है कि इस उठापटक के बीच में 4,500 अंकों से भारतीय शेयर बाजार नीचे गिरा है। और मैं मानता हूं कि अगर इतनी बड़ी गिरावट है तो कम से कम कुछ नहीं तो बाजार में आज लोगों को 14 लाख करोड़ से लेकर 25 लाख करोड़ रुपए के बीच का नुकसान देखने को मिलेगा, जो मेरा अनुभव कहता है। ये बहुत बड़ी गिरावट है। लेकिन बीजेपी के लिए एक अच्छी बात भी है कि दिल्ली में बीजेपी इस समय 7 सीटों पे आगे आ गई है और उत्तराखंड में भी जो है बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी के लिए इन 2 राज्यों से काफ़ी सुकून भरी खबर है। लेकिन बीजेपी का अगर आंकड़ा एग्जिट पोल के जैसा दिखाई देता आज स्क्रीन पे, तो शेयर बाजार शायद आज 4,000 पॉइंट ऊपर गया होता, 4,500 पॉइंट गिरने के बजाय। तो ये है। और बीच में एक सवाल हमारे साथ 2 मेहमान हैं, उनसे भी लेते हैं। अमृतांशु जी, आपको क्या लगता है कि जो पवन बता रहे थे कि बहुत छोटे मार्जिन से ही जो इंडिया अलायंस है उसके जो कार्यकर्ता हैं आगे, उसके जो कैंडिडेट्स हैं आगे दिखाई दे रहे हैं बढ़ते हुए। अब ऐसी स्थिति में ये चूँकि 12वें 13वें 14वें दौर की काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी वो उतना ही मार्जिन पे वो आगे हैं। आपको क्या लगता है कि ये कंसोलिडेट कर जाएगा या अभी भी उम्मीद है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अंतर आ जाएगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि अब 12 बज चुके हैं जी, अब लगभग जो है कंसोलिडेशन की ओर है। और दूसरा कि इस बार जो एग्जिट पोल है वो उत्तर प्रदेश को रीड करने में शायद सक्सेसफुल नहीं रही है, और कहीं ना कहीं वो एग्जिट पोल जिस तरह से इंटरप्रेट किया गया वो शायद उसमें कहीं ना कहीं डेटा कलेक्शन में गड़बड़ी है। तीसरा, ये बात जरूर है कि सरकार भले एनडीए की बन रही है, क्योंकि जो नंबर्स है 272 पे वो सरकार उनकी बननी तय है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस जोश के साथ तीसरे पारी में आना चाहिए था, क्योंकि 400 का टारगेट किया था, मुझे लग रहा है वो कांटे की टक्कर थोड़ा लेट जरूर, लेकिन वहां तक नंबर संख्या इंच बाय इंच पहुंचने की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। लेकिन एक 2019 के कंपैरिजन में अभी तक राफ साफ हो चुका था। बिल्कुल हो चुका है। रविंद्र जी से सवाल लेता हूं, आप भी बहुत देर से मौन बैठे हुए देख रहे हैं स्पेक्टेटर की तरह। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने तमाम इंटरव्यू में बोला था कि 10 साल देश की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी पे शासन करना और संतुलन से चलना किसी आदमी के लिए बहुत बड़ा कठिन होता है। उन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि मेरे लिए भी बहुत कठिन रहा। तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं काम कर रही है या नहीं कर रही है रविंद्र जी?
देखिए, दो बातें हैं इसमें उपेंद्र जी। एक तो देखिए 10 साल निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी बनने लगती है, लेकिन दो और चीजें हुई जो आपके रिपोर्टर्स ने भी कहा है अलग अलग राज्यों में कि इस बार बीजेपी ने अपने वर्कर को या आरएसएस के वर्कर को कहिए हाशिए पर रखा। अगर आप वोट निकालने आपका कार्यकर्ता नहीं जा रहा है बूथ पर तो आपका वोट परसेंटेज शेयर निश्चित रूप से गिरेगा। दूसरे, बीजेपी में ये एक ओवर कॉन्फिडेंस लोकल लेवल पर आ गया कई राज्यों में, आप जब एनालिसिस करेंगे बाद में, कि हम जिसको भी खड़ा कर देंगे दूसरी पार्टी से ला करके वो चुनाव जीत जाएगा। महाराष्ट्र में इसके खिलाफ माहौल देख रहे हैं आप। एक तो गलत हुआ, वहाँ शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार, उनके साथ समझौता करना बिल्कुल राजनीतिक रूप से गलत था। पता नहीं क्यों, जबकि बहुमत था जो इनके साथ शिंदे के साथ, वो क्यों किया गया? कि उसका आप पहले ही इमेज खराब कर चुके थे शरद पवार का। बीजेपी जिसका इमेज आप खराब कर चुके हैं उसी के साथ सब समझौता कीजिएगा तो लोग आपको माने कि सीरियस नहीं लेंगे। ये हो रहा है। दो चीजें ऐसी हैं, मुझे लगता है ये बीजेपी पर इस बार भारी पड़ रही हैं। तो बीजेपी पे जो कुछ चीज़ें भारी पड़ी उसमें आप क्या मानते हैं कि जो जैसा कि हमारे 2-3 साथियों ने बताया कि जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया आरएसएस के साथ, और शायद पार्टी अध्यक्ष का कोई बयान भी आ गया था आरएसएस को लेकर के, क्या वो भी एक कारण रहा जिसके कारण आज बीजेपी को थोड़ा सा जो एग्जिट पोल वाले आंकड़े थे या जो उनका नारा था आपकी बार 400 पार, उससे वो बहुत पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल है। मैं तो पहले भी आपके चैनल पर कह चुका हूं और इसके पहले कह चुका हूं कि इस बार बीजेपी अपने वर्कर पर नहीं ध्यान दे रही है, और दूसरी पार्टी से ला करके आप ज़्यादा लोगों को टिकट दीजिएगा तो जो वर्कर होते हैं, लोकल वर्कर जी, उनका भी खिलाफ हो जाते हैं। वो आपके खिलाफ, मैंने इतनी सेल मेहनत की, 5 साल मेहनत की, और आप आ गए फलां से, कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, तृणमूल से, इत्यादि इत्यादि से, आप अजीत पवार को ले जाएगा तो हमारा क्या होगा? कार्यकर्ता निकले नहींगा। अजीत पवार की हालत इसलिए हुई, जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि बीजेपी के वर्कर उनके जो कैंडिडेट थे उसके लिए बिल्कुल उत्साहित नहीं थे। तो जब आप इस तरह के काम कीजिएगा, अपने वर्कर पर, अपने जो कमिटेड वर्कर हैगा उसको अगर आप उपेक्षा कीजिएगा तो कहीं ना कहीं उसको चुकाना पड़ता है वो जो आपने फैसला किया। हमारे सहयोगी प्रवीण तिवारी भी मेरे साथ बहुत देर से बैठे हुए हैं। प्रवीण, एक राज्य है जो बीजेपी को बहुत सुकून देता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आपका राज्य है मध्य प्रदेश। वहाँ 29/29 बीजेपी इस बार भी ले जा रही है, जैसा कि 2019 में 25/25 वो ले गए थे सीधे राजस्थान से, पूरा छत्तीसगढ़ से, गुजरात पूरा ले गए थे। 29/29 जो है मध्य प्रदेश भी ऐसे पूरे ले गए थे। तो ये बताइए कि मध्य प्रदेश में भी सुनने में आ रहा था कि एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जिसके कारण बीजेपी के अंदर ही थोड़ा मतलब विद्रोह जैसा है, अंदर ही थोड़ा सा असंतोष जैसा है। लेकिन राजस्थान में भी नया मुख्यमंत्री बना, वहाँ 50-50 पे दोनों खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खाता खुलता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप लगातार चुनाव में दौरा कर रहे थे सब जगह। मैं आपका एनालिसिस जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में इतना ज़बरदस्त कॉन्सोलिडेशन बीजेपी के फेवर में कैसे आया, और राजस्थान में ये पूरा का पूरा आंकड़ा कैसे पलट गया, और अभी तक सुबह से चूँकि आप बने हुए हैं स्टूडियो में, ओवरऑल जो पूरा एंटी इनकम्बेंसी, जो तीसरा सवाल है, जो ओवरऑल एंटी इनकम्बेंसी का असर जो दिखाई दे रहा है, या बीजेपी आरएसएस के बीच जो थोड़ा सा गैप इस चुनाव में निकल के आया, या कहते हैं कि आरएसएस ने कुछ सीटों पर ऑब्जेक्शन किया था, बीजेपी ने उसे धूल की तरह झाड़ दिया कि भाई ये हमारा काम है, हमें करने दीजिए। तो आपका क्या एनालिसिस है? एक एक करके। हाँ, क्वाइट सरप्राइजिंग ये जो सामने दिख रहा है, 296 में बीजेपी अगर 237 या 34-35 के आसपास है, और उसमें भी जेडीयू की सीटें जुड़ी हुई हैं, और नीतीश कुमार जिन्होंने इस अलायंस को बनाया था वो किस तरफ जा सकते हैं कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी सीटें हैं भाई। अब ये एक इतना दिलचस्प आंकड़ा हो गया जिसमें ममता बनर्जी भी तो अगर चाहे तो छलांग लगा वो कहीं भी जा सकती है। हालांकि वो अलायंस के साथ में नहीं थी, लेकिन बाद में अलायंस के साथ में वेस्ट बंगाल का आंकड़ा कृपया स्क्रीन पे दिखाया जाए कि वेस्ट बंगाल कहां ट्रेल कर रहा है, उसके बाद हम लोग उस पर एनालिसिस करते हैं जी। और अब मध्य प्रदेश का जो आपने पूछा, मध्य प्रदेश तो प्रयोगशाला जैसे
जैसे मालवा को एक प्रयोगशाला कहा जाता है, फिर मध्य प्रदेश में बहुत काम किया गया, जो मंत्री उतारे गए थे इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, और उसका जो विधानसभा चुनाव का ट्रैक्शन बना, और वो जो हिंदुत्व वाली राजनीति वो मध्य प्रदेश पर हमेशा काम करती है, हमेशा काम करती है। और इस बार ये जो 29 सीटों का आप देख रहे हैं, चलिए पहले पश्चिम बंगाल जैसा आप कह रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस देखिए आप कितने जबरदस्त तरीके से लीड कर रही है 32 सीटों पर, और ये एक बड़ा फायदा जो है वो ममता बनर्जी जिस बात का दावा कर रही थी वो दिख रहा है उनको। तो कितनी सीटों पे दिखाई दे रहा है? 32 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस है, 9 सीटों पर बीजेपी है, 1 सीट पर कांग्रेस। यानी बीजेपी वहां जितना 18 सीटों पे 2019 में आई कमजोर प्रदर्शन है, और 2 सीटें बाबुल सुप्रियो की और अर्जुन सिंह की घट गई थी, तो 16 सीटों पे बीजेपी अभी है।